सब समाज की बैठक आज आपने की, समाज के मंत्री को बुलाया, उनका स्वागत सम्मान किया, क्या क्या आश्वासन मिले, क्या आपने मांगे रखी महासंघ के माध्यम देखिए, से? दिल्ली सरकार से जो पहले मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं को चलते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद में राजकुमार आनंद जी, जो कि हमारे वो भी बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको जो मंत्री बनाया है दिल्ली सरकार में, और उनको SC ST डेवलपमेंट का, वेलफेयर का काम जो दिया गया है, जो राजेंद्र पाल गौतम जी के पास पोर्टफोलियो थे। तो आज उनसे जो 7 बातें हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले भी हमने उनको लिखी थी और राजेंद्र पाल गौतम के माध्यम से भी उन मुद्दों को उठाया था। आज वही मुद्दे हमने 7 मुद्दे माननीय मंत्री जी के सामने रखे हैं, जिसमें SC आयोग दिल्ली में नहीं है। पूरे देश में जितनी भी सरकारें काम कर रही हैं, सभी जगह SC के डेवलपमेंट को देखने के लिए, वेलफेयर देखने के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने का प्रावधान है, जो दिल्ली सरकार में पहली शीला दीक्षित सरकार ने 15 साल में नहीं बनाया, और जब से केजरीवाल आए हैं, साढ़े आठ साल का इनका कार्यकाल होगा, इन्होंने भी नहीं बनाया है। तो आज हमने मंत्री जी से कहा है कि ये SC आयोग का गठन होना चाहिए, और मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि मैंने ऑलरेडी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और बहुत जल्द ही SC आयोग का गठन दिल्ली में कर दिया जाएगा। दूसरा, हमने उनसे कहा कि जो अभी हम वोट दे रहे हैं आपको, हमारा समाज आपको वोट दे रहा है, SC वोट दे रहा है, ST वोट दे रहा है, बुद्धिस्ट आपको वोट दे रहा है, आपको OBC का आदमी दे रहा है, माइनॉरिटी दे रहा है, लेकिन जब राज्यसभा में आपको नामांकन करने का समय आता है तो आपको SC दिखाई नहीं देता, ST दिखाई नहीं देता, बुद्धिस्ट दिखाई नहीं देता, कोई OBC माइनॉरिटी का आदमी कोई दिखाई नहीं देता। तो आज माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और आने वाले समय में इस समाज के लोगों को भी राज्यसभा में नामित करके सांसद बनाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा समाज, जिसको हम सफाई कर्मी कहते हैं, जो हमारा वाल्मीकि समाज के लोग सफाई के काम में हैं, उन लोगों का वेतन जो MCD नहीं देती है। तो आज हमने ये भी कहा मंत्री से कि क्योंकि अब MCD में आप आ गए हैं और आपका दिल्ली सरकार और MCD अब आपके ही मतलब यह है कि नियंत्रण में है, तो आप हमारे वाल्मीकि समाज या हमारा जो सफाई कर्मी समाज है उसका जो वेतन समय पर नहीं मिलता है, उसकी व्यवस्था करें कि हमारे समाज के इस सफाई कर्मी समाज का वेतन समय पर मिले। तो मंत्री ने कहा है कि हम निश्चित रूप से इसमें पूरा हम लोग एहतियात बरतेंगे और समय पर वेतन देने का काम करेंगे। इसके अलावा हमने उनसे ये भी कहा कि जो मान्यवर काशीराम जी के नाम पर दिल्ली में कोई स्मारक नहीं है, ना ही केंद्र सरकार ने, ना ही दिल्ली की सरकार ने इस विषय में कोई पहल की है। तो हमने उनसे कहा कि आप मान्यवर काशीराम के नाम पर स्मारक बनाइए। तो उन्होंने हमसे कहा है कि क्योंकि लैंड का जो मालिकाना हक है वो दिल्ली सरकार के पास ना होकर के केंद्र सरकार के पास है, इसलिए क्या है कि उन्होंने हमसे कहा है कि आप केंद्र सरकार से जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर हमारी मदद करें। हम निश्चित रूप से मान्यवर काशीराम जी का बड़ा स्मारक, भव्य स्मारक दिल्ली की धरती पर बनाएंगे। इसके अलावा हमने उनसे एक मुद्दे पर यह भी हमने उनसे कहा कि आप जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो SC प्लान का पैसा है, जो वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए आता है, उसका एक भी पैसा आप जो है SC ST के डेवलपमेंट पर खर्च ना करके उसे पुल के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में आप लगा रहे हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है SC समाज के साथ। तो उन्होंने कहा है कि मैं इस विभाग का मंत्री बनकर आया हूं और मैं इस बात के समाज को आश्वस्त करता हूं कि एक एक पैसा जो होगा SC डेवलपमेंट का, जो SC प्लान का पैसा होगा, वो SC समाज के मद में ही खर्च होगा, किसी अन्य मद में खर्च नहीं होगा। तो इस टाइप से हमने उनसे जो बातें कही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो काम कर रही है, जो उसकी संख्या बड़ी भारी संख्या में वो लोग हैं, तो हमने उनसे कहा है कि उन लोगों को आप रेगुलर करें और उनका भी आप जो है ना, उनको रेगुलर करके उनके परिवारों के साथ न्याय करें। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको थोड़ा स्टेज बाय स्टेज जो है, थोड़ा सा थोड़े अब करेंगे, कुछ बाद में करेंगे। तो क्योंकि तब तो नहीं बोले जब हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में थे, लेकिन अभी बैठते समय बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस पर पूरी गंभीरता से काम करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके नहीं कि लॉट में हम उन लोगों को रेगुलाइज करने का मतलब उनको काम करेंगे। चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि केजरीवाल साहब जब पहली बार सरकार में आए थे और आज भी चर्चा हुई मंच पर कि केजरीवाल जी ने कहा था कि आप सावरकर को पढ़ाइए, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, अभी तक अम्बेडकर दिल्ली में किताबों में नहीं है, आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? आपकी मांगे पूरी होंगी? महासंघ दबाव में ले पाएगा? देखिए, ये महासंघ वो है कि जब दिल्ली केंद्र की सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार मान करके DOPT ने आरक्षण खत्म करने के 5 आदेश जारी किए थे, तो उस महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनने का होने का गौरव मुझे मिला हुआ है। ये वो महासंघ है जिसने दिल्ली की धरती पर लाखों लोगों की रैलियां की, 3-3 दिन तक पार्लियामेंट को बंद कराया, संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करा करके अपने समाज के आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक काम किया। इसके लिए हम लोग जेल भी गए, सस्पेंड भी हुए, सरकार की नौकरी में रहते हुए भी, और हमने आंदोलन ईयर्स टुगेदर आंदोलन को जारी रखा।
आपने जो कहा है अरविंद केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व है, धीरे धीरे देखिए हर राजनेता का व्यक्तित्व जो है, अभी किसी ने कहा कि जब ये लोग आए थे तो एक कानून को लेकर आए थे कि भाई हम ऐसा करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हुआ, शीला दीक्षित भी दुनिया से चली गई, और किसी का किसी प्रकार कुछ, तो राजनीतिक जो लोग होते हैं उनका कोई जो उनका, जैसे अब कई बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलते काला धन आएगा, 15 लाख हर आदमी खाते में जाएगा, तो काला धन भी नहीं आया और 15 लाख किसी को मिला नहीं। तो ये जो है, और गृह मंत्री जी एक दिन कह रहे थे कि ये तो जुमले होते हैं, कोई ये वायदे थोड़ी होते हैं, करने के लिए होते हैं। तो राजनेताओं का अपना एक चरित्र है और अपना उनका एक व्यक्तित्व है। राजनीति में किस तरीके से आम पब्लिक को मोबिलाइज करके या उनका मूर्ख बना करके, बेवकूफ बनाकर किस तरह सत्ता हथिया जाए, ये राजनीति का मुझे लगता है कि सभी राजनेताओं में मैक्सिमम लोग हो सकता है इसी रास्ते पर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैद्धांतिक रूप से चलने वाले लोग भी हैं। जैसे हमारी जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उन्होंने सभी विधायकों को लिखित में आदेश किए हैं कि आप लोग जो भी आपकी विधायक निधि है उसका 35% जो पैसा है उसको एससी लोगों के समाज के डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा नहीं कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सिद्धांत की जिंदगी जीते हैं। उन्होंने पिछले दिनों हाथरस में जो हमारी बेटी के साथ हत्या हुई, तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी समाज की बेटी के लिए लाठी खाई, पूरे देश ने उनको देखा। तो जहां तक राजनीति का मामला है, राजनीति में कोई भी पार्टी ये सब चीज़ों अछूती नहीं है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आज एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कि जो नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी वो होती हैं, क्योंकि राजनीति तो राजनीति है। तो अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बोला, और वो तो इस मामले में बहुत बड़े डॉक्टरेट किए हुए खिलाड़ी आदमी हैं। उन्होंने तो ऐसा है कि एक तरफ राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया, राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। मैंने राजेंद्र पाल गौतम से कहा कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, अगर केजरीवाल में दम हो तो आपको बर्खास्त करेगा, लेकिन उसने बर्खास्त करने से पहले इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उसे गुजरात का चुनाव जीतना था, गुजरात का चुनाव भी वो नहीं जीत पाया अरविंद केजरीवाल जो है। और जहां तक उसकी बात, वो कागज पे लिखकर बताता है कि मेरी सरकार बन रही है, इतने मेरे एमएलए आ रहे हैं, सारे देश ने उसको देखा। तो उनके झूठापन का तो देखिए प्रमाणित जो है, आप सब ने, पूरे देश ने उसको देखा है कि कितना। और राजनीति में मुझे लगता है कि शायद ये झूठ बोलना तो, जैसा अंतानी साहब, एक आम बात हो गई है। तो साहब, 2 जोड़ी पैंट थी, जेब में खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और आज महासंघ को 25 साल से आप चला रहे हैं, अनुभव साझा कीजिए। देखिए, मैं तो गांव से आया था, गांव में था तो वाकई पैरों में चप्पल नहीं थी, शरीर पर स्वेटर कभी देखा नहीं, पैंट कभी पहनी नहीं। ऐसी 12वीं पास कर ली, उसी तरीके से फिर अपने जिला मुख्यालय बुलंदशहर गया तो वहाँ से ऐसे ही बीएससी पास कर ली। उसके बाद में पीछे जो पैंट थी एक काले रंग की, उसके धागे निकल आए तो कमीज नीचे निकाल करके उसमें फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरठ से कर लिया। उसके बाद नौकरी में आए तो नौकरी में पता लगा पहली बार, और नौकरी में आने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी उनका शिक्षा रही, मार्गदर्शन रहा, तो उसमें एक पिताजी ने एक बात कही थी जब बचपन में हम छोटे थे कि चौधरी चरण सिंह एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और बागपत के एक जाट समाज के आदमी का बेटा थानेदार के परीक्षा में पास हो गया, वो उसे लेकर लखनऊ गया, और लखनऊ जाकर उसने जब चीफ मिनिस्टर के रूप में चौधरी चरण सिंह मिल रहे थे तो उसने कहा कि हाँ भाई तुम बताओ, तो उसने कहा जी मैं थारे बागपत से आया और ये थारा छोरा थानेदारी के इम्तहान में पास हो गया। तो उसने कहा तो कि जिसका इंटरव्यू है, करे जाटो पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, अगर तू 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भी भेज देता तो इस बच्चे को थानेदार तो मैं तब भी बना देता, तुझे आने की जरूरत नहीं थी। तो पिताजी ने कहा अगर कभी मौका मिले तो समाज का काम मतलब पूरी ईमानदारी के साथ करना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई भी आदमी आता है, जिला कलेक्टर को मुझे फ़ोन करना होता है, किसी भी अधिकारी को, आईपीएस को फ़ोन करना होता है, किसी बैंक के अधिकारी को फ़ोन करना होता है, किसी बीएसएनएल के अफसर को फ़ोन करना होता है, किसी भी देश के किसी अधिकारी को फ़ोन करना होता है, तो मैं उस आदमी को लाइन पर रखता हूँ जो आदमी मुझे कॉल करता है, और उसको लाइन पर लेकर के संबंधित अधिकारी से बात करता हूँ, और बात करके बाबा साहब का ऐसा आशीर्वाद है कि 99% उस समस्या का समाधान हो ही जाता है। तो मैं 15 पैसे के पोस्ट कार्ड का भी खर्चा बचा देता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि 15 पैसे का पोस्ट कार्ड का खर्चा भी ना हो। तो जो अभी आपने कहा कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, निश्चित रूप से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, कभी यूएनओ देखूंगा। 2 बार यूएनओ में जाने का मौका मिला, अपनी बात, समाज की बात कहने का मौका मिला। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बात को, जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सुनते थे कि वो गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए, तो हम सोचते लंदन कैसा होगा, लेकिन उसी पार्लियामेंट में जब मुझे अपने समाज की बात रखने का 1 घंटे का मौका मिला तो मुझे लगा कि मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही हूँ। उसके बाद में फिर मुझे बतौर चीफ गेस्ट कनाडा की पार्लियामेंट में बुलाया गया। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने मेरा जब फूल गुच्छों से स्वागत किया पार्लियामेंट हाउस के गेट पर, तो मुझे लगा कि कुछ सर्विसेज जो हम दे रहे हैं अपने बाबा साहब के मिशन के लिए, उनको बाबा साहब का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। तो जो अभी आपने कहा है
3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस हुए, पार्ट टाइम स्वीपर्स 1.5 लाख, LIC के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ। आप जिस ऑफिस में बात कर रहे हैं बैठ करके, ये वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज का एक ऑफिस माना जाता है, और जैसा लोग बताते हैं कि पूरे देश और पूरे विश्व में ऐसा SC/ST समाज का ऑफिस पूरे देश में किसी कोने में नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और जहां से हम निकल करके आए हैं, और हमारे ऊपर समाज का बहुत बड़ा कर्जा है, क्योंकि हमने उस आरक्षण का लाभ लेकर के सरकार की नौकरी पाई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खून पसीने से दिन रात मेहनत करके उन्होंने इस आरक्षण को हमको दिया। उस आरक्षण से मुझे नौकरी मिली, तो मेरा दायित्व बनता है कि अपने समाज के मैं आंसू पूछूं, अपने समाज के अंतिम व्यक्ति को मैं न्याय देने की कोशिश करूं, और जो पोजीशन मेरे पास है मैं उससे पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कह सकता हूं, और आप सब लोग उस मीडिया के साथी भी इस बात के लिए साक्षी हैं कि जो भी यहाँ पर मेरे पास में किसी प्रकार की सहायता के लिए, मदद के लिए आता है, मेरी जितनी क्षमता है मैं उसको 100% पूरी क्षमता के साथ उसकी मदद करने की कोशिश करता हूं। और आने वाले समय में अगर आप सब लोगों का इसी तरीके से शुभकामनाएं रहीं, और ऐसा है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं लोकसभा में जाऊं। सीधा सीधा लोग बोलते हैं कि आप लोकसभा में, मैं खुद कहता हूं कि हमारे जैसों को लोकसभा में जाना चाहिए, हमारे जैसों को लोकसभा, हमारे जैसे लोगों को लोकसभा में होना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को समाज की आवाज को उठाने के लिए एक फोरम मिलना चाहिए। हमें फेडरेशन एक फोरम मिला, हमने इसमें आवाज उठाई, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का फोरम मिला, उसकी हमने आवाज उठाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फोरम हमको मिला, हमने उसकी आवाज उठाई। और अगर भारत की लोकसभा में जाने का हमको हमारा समाज मौका देगा, तो निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के कर्ज को उतारने का हम हर संभव प्रयास करेंगे, और समाज की कसौटी पर खरा उतरने में कोई कमी नहीं रखेंगे। चौधरी साहब, आपने बचपन से और अभी तक की बात बताई है, क्या अभी आपने बचपन से और आज तक कभी जातिवाद का दंश झेला है, या कभी आपको जातिवाद का सामना करना पड़ा है? मैं जिस दिन पैदा हुआ था तो जातिवाद का जहर मैंने उस दिन महसूस किया। जैसे मैंने होश संभाला, तुरंत मैंने देखा कि जातिवाद का जो दंश है वो भारत के हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, इवन मैं तो ये कहता हूं कि मुझे बाहर जाने का मौका मिला है तो मैं तो लंदन गया हूं तो लंदन में भी है, मैं अगर न्यूयॉर्क में गया हूं तो न्यूयॉर्क में मैंने जातिवाद देखा है, मैं अगर वहां पर कनाडा गया हूं तो मैंने वैंकूवर में भी और टोरंटो में भी देखा है। तो पूरे दुनिया के कोने कोने में जहां मैं गया, नेपाल गया तो मैंने वहां भी जातिवाद देखा है। तो जातिवाद तो एक ऐसी समस्या है कि भारत में पैदा होने वाला जो भी व्यक्ति है वो जातिगत भावना से ग्रस्त है, और अगर वो भारत से बाहर भी जाता है तो जातिवाद की गठिया बांध के बाहर भी ले जाता है और वहां जाकर उसे खोल देता है। और जातिवाद का दंश जो है हमारे SC/ST समाज को हर स्तर पर, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर है, और चाहे वो सरकार में IAS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे चपरासी है, और चाहे गांव में मजदूरी कर रहा है, हर व्यक्ति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप समाज का हर व्यक्ति जातिगत जो दुर्भावना है उससे ग्रसित है, और उसके साथ अत्याचार अन्याय करने में किसी प्रकार की कोई भी कोताही इस देश का सिस्टम नहीं करता। एक समाधान, इसका समाधान क्या समाधान और बता दीजिए। समाधान एक है, सिर्फ बाबा साहब को पढ़ो, काशीराम को पढ़ो, बाबा साहब को जीवन में उतारो, काशीराम जी को उतारो, एक दूसरे का मान सम्मान करो, एक दूसरे के पूरक बनो, समाज की कोई बैठक आए, कौन लीड कर रहा है उसे छोड़ दो, उस बैठक में जाकर खड़े हो जाओ, और अपनी क्षमता के हिसाब से अगर कोई आर्थिक सहयोग आपके पास की है तो उसको दे दो। समाज को इतना मजबूत करो, सामाजिक शक्ति को इतना मजबूत करो कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ में किसी प्रकार का